नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हमारा अध्ययन का विषय चल रहा है ज्योतिष के द्वारा जातक की आयु का निर्धारण कैसे करते हैं, और इस क्रम में अभी हम बालारिष्ट की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बालारिष्ट से संबंधित जो गंडांत दोष हैं, गंड नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अभी ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र ये बहुत ही संवेदनशील नक्षत्र हैं, और इनमें जन्म लिए हुए जातकों के बारे में ज्योतिषाचार्यों ने बहुत कुछ कहा है। और ज्येष्ठा और मूल के प्रत्येक अंश बहुत ही अरिष्टकारी होते हैं, और इनका ज्येष्ठा की अंतिम 1 घटी और मूल के आदि की 2 घटी, इस 3 घटी के समय को अभुक्त मूल की संज्ञा दी गई है। ज्येष्ठा नक्षत्र जहां खत्म हो रहा है, खत्म होने से पूर्व 1 घटी, अंतिम की 1 घटी और मूल के आदि की 2 घटी, ये 3 घटियों को अभुक्त मूल कहा जाता है। इस अभुक्त मूल को इतना बुरा कहा जाता है कि यदि बालक त्यागा न जा सके, प्रथमतः तो बालक को, इस अभुक्त मूल में जन्मे हुए बालक का त्याग करना बताया गया है, त्याग कर देना चाहिए। यदि उसका त्याग करना संभव नहीं है तो उसका मूल शांति आदि करने के उपरांत 9वें वर्ष में 8 वर्ष बीतने के बाद जातक का पिता ऐसे बालक का मुख देख सकता है, या उसको 8 वर्ष के बाद 9वें वर्ष में मूल ग्रह की शांति के बाद जातक का मुख देखना उचित होगा। लिखा है कि अभुक्त मूल में उत्पन्न बालक के पिता की मृत्यु उसी क्षण होती है। यदि ऐसा बालक जीवित रहता है तो अपने कुल की प्रतिष्ठा को बहुत उज्जवल बनाता है। अब आते हैं कि अश्विनी का गंड दोष यदि है, अश्विनी नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ है, गंड दोष है, जो हम बताए थे कि अश्विनी का प्रथम का 4 घटी दोषपूर्ण होता है, और उसी प्रकार माघा का भी प्रथम का 4 घटी, मूल के प्रथम की 4 घटी, इस तरह से, और अश्लेषा का अंतिम का 2 घटी, ज्येष्ठा के अंतिम 4 घटी, ज्येष्ठा के अंतिम की 4 घटी और रेवती के अंतिम की 4 घटी, ये दोष पूर्ण होते हैं। अश्विनी का गंड दोष यदि हो तो 16 वर्ष, माघा का गंड दोष होने से 8 वर्ष, मूल का 4 वर्ष, अश्लेषा का 2 वर्ष, ज्येष्ठा का 1 वर्ष तथा रेवती का गंड दोष हो तो 1 वर्ष पर्यंत जातक को अनिष्ट का भय रहता है। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि यदि प्रातः काल अथवा संध्या के संधि के समय में जन्म हो, प्रातः काल का जन्म हो या संध्या की संधि का समय। अब संध्या काल क्या होता है? संध्या की संधि मतलब संध्या काल, और संध्या काल हम बोलते हैं कि सूर्योदय से 2 घटी पूर्व अर्थात 48 घटी पूर्व तक उस संध्या काल कहा जाता है, और शाम को सूर्यास्त के बाद 2 घटी बाद तक अर्थात 48 मिनट तक उसको संध्या काल कहा जाता है। सुबह की संध्या और शाम की संध्या। तो यदि संध्या काल का जन्म हो, प्रातः काल का जन्म हो अथवा संध्या के संधि के समय में जन्म हो, और संध्या गंड दोष हो। संध्या गंड दोष हम पिछले वीडियो में बोल चुके हैं कि यदि रेवती का अंतिम 4 घटी और अश्विनी की आदि की 4 घटी हो जन्म काल, तो उसको हम संध्या गंड की संज्ञा देते हैं। तो प्रातः काल का जन्म हो या संध्या की संधि के समय का जन्म हो और संध्या गंड दोष हो तो उस बालक को अरिष्ट होता है। जो जातक होता है उसको ही अरिष्ट होता है। रात्रि काल में जन्म हो और रात्रि गंड दोष हो तो जातक की माता को दोष होता है। रात्रि गंड दोष क्या होता है पिछले वीडियो में हम जान चुके हैं। अश्लेषा की अंतिम की 4 घटी और मघा के पूर्व की 4 घटी, इसको हम
रात्रि गण की संज्ञा देता है। तो यदि रात्रि काल में बालक का जन्म हो और रात्रि गण दोष हो तो ऐसी स्थिति में जातक की माता को दोष होता है। यदि जातक का जन्म दिन में हो और दिवागण नक्षत्र हो अर्थात ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र हो तो जातक के पिता को दोष होता है। अब आगे कहा जा रहा है कि दिन में यदि जातक का जन्म हो और रात्रिगण नक्षत्र हो और रात्रि में जन्म हो और दिवागंड नक्षत्र हो तो ऐसा अरिष्टकर नहीं होता है। फिर से जान लें, दिन में जातक का जन्म हो और रात्रिगण नक्षत्र हो। रात्रिगण कौन सा नक्षत्र होता है? अश्लेषा और मघा। और यदि रात्रि में जातक का जन्म हो और दिवागंड नक्षत्र हो अर्थात ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र हो और जातक का जन्म रात्रि में हो तो ऐसे जातक को के लिए वो अरिष्टकर नहीं होता है। फिर एक पॉइंट और है कि यदि दिवागंड में कन्या का और रात्रिगंड में पुरुष का जन्म हो तो गंड दोष नहीं लगता है। दिवागंड अर्थात ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र इनमें जन्म हो, कन्या का जन्म हो तो उसको गंड दोष नहीं लगता है। और रात्रिगंड अर्थात अश्लेषा और मघा में जन्म हो बालक का, पुरुष बालक का, तो उसको गंड दोष नहीं लगता है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं हम। जातक पारिजात नामक ग्रंथ में लिखा है कि वैशाख, श्रावण और फाल्गुन में गंड दोष आकाशवासियों को लगता है। इन 3 महीनों में वैशाख, श्रावण और फाल्गुन मास में गंड दोष आकाशवासियों को लगता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्गशीर्ष और पौष इन मासों में गंड दोष मनुष्य को लगता है अर्थात पृथ्वी पर यह गंड दोष लगता है। ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्गशीर्ष और पौष मास में। चैत्र, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक इन 4 मासों में गंड दोष पातालवासियों को लगता है। और माघ में गंड दोष मृत्यु कारक होता है। यदि माघ में गंड दोष होता है तो मृत्यु कारक होता है, मतलब ये भी गंड दोष, माघ का गंड दोष भी मनुष्य के लिए है। इस कारण आकाश और पाताल वाले मासों में अर्थात आकाश में कौन सा हो गया गंड दोष? वैशाख, श्रावण और फाल्गुन यह आकाश में लगता है इन महीनों में। और ज्येष्ठ, चैत्र, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक इन मासों में पाताल में लगता है। तो आकाश और पाताल वाले मासों में गंड दोष लगने से जातक को दोष नहीं लगता है पृथ्वी पर पैदा होने वाले जातकों को। अतः जातक परिजात के अनुसार हम ये कहेंगे कि ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्गशीर्ष, पौष और माघ में गंड दोष हो तो मनुष्य को गंड दोष लगता है। इन 5 महीनों में ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्गशीर्ष, पौष और माघ इनमें जन्म हो जातक का तो जातक को गंड दोष लगता है। ये जातक पारिजात नामक ग्रंथ का कहना है। लेकिन अधिकांश मनुष्यों का यही कथन है कि गंड दोष में उत्पन्न जातकों का मूल शांति कराना आवश्यक होता है। जो 6 गंड मूल के नक्षत्र हैं उनमें जो गंड दोष है, वैसे तो नक्षत्र के किसी भी अंश में जन्म होने से उसका मूल शांति कराना चाहिए, लेकिन यदि संयोग काल का 2 नक्षत्रों के बीच का समय है, 4-4 घटी का जो होता है, और जो अभुक्त मूल का समय होता है, ज्येष्ठा की अंतिम 1 घटी और मूला की पूर्व की 4 घटी 2 घटी, तो इसका हमको इस स्थिति में जातक का गंडमूल शांति कराना आवश्यक होना चाहिए और ग्रह शांति के लिए पूर्ण उपाय करना चाहिए ताकि जातक के जीवन की रक्षा हो सके, या उससे संबंधित जो लोग हैं जिनको गंड दोष का प्रभाव पड़ने वाला है, माता हो, पिता हो, भाई हो, सबको उपयुक्त दोषों से राहत मिल सके। अब ये तो हमने 2 वीडियो में गंडमूल नक्षत्रों की बात की, इसमें जन्म हुए जातकों के बारे में। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गंडमूल के नक्षत्र के अलावे वैसे कौन कौन से नक्षत्र हैं जिनमें जन्म होने से जातकों को अरिष्टकर फल होता है। नमस्कार।